नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू फिंगर कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम हमारे आज की क्लास की। आज का टॉपिक है बेटा हमारा एटम्स, जिसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। सो बेसिकली बेटा ये हमारा क्लास 11th का टॉपिक है। बट अब क्या है, आपके जो सीटेट के एग्जाम्स हैं इसमें उसमें इससे भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे तो ये हमारा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम सिर्फ इसे उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। एटम्स का जैसे कि मैंने आपको बताया, एटम्स को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए पहले क्या हुआ था कि जो हमारे जॉन डाल्टन थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा एलिमेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? एटम्स का बना हुआ होता है। हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? एटम्स के। और एटम्स क्या होता है? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो हमारे एटम्स होते हैं हम उसको फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते, यानी कि उसका और छोटा हिस्सा हम नहीं बना सकते, एटम को हम और नहीं तोड़ सकते, ऐसा जॉन डाल्टन का कहना था। उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत टाइम तक मान्य रहा। उसके बाद हमारे फिर नए साइंटिस्ट आए, जो जे थॉमसन। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करा। किसका आविष्कार करा? इलेक्ट्रॉन का। उन्होंने क्या करा कि इस तरीके से एक आपकी शीट थी, फास्फोरस की शीट थी यहाँ पर, और एक उन्होंने क्या करा, गोल्ड फॉइल लिया इस तरीके से, और इसमें क्या करा उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करी, यानी कि खूब सारे अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने डाल के देखे। तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रिफ्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, और कुछ क्या है, निकल जा रहे हैं, ऐसे सीधे निकल जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने उन्होंने क्या माना कि जे थॉमसन ने हमारा जो एटम है वो खाली तो है नहीं। ठीक है, हाँ, उसका ज्यादातर हिस्सा खाली है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने बम्बार्डिंग करी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सीधे के सीधे निकल गए। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट भी कर गए इस तरीके से, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है, फर्दर डिवीजन है इसका। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारा उसके बाद क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए। उन्होंने कहा कि अब ये एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सबको सही लगा था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पूरे में फैले हुए हैं सब जगह पर। उसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, हमारा जब इन्होंने रिफ्लेक्शन किया था तो उसमें से एक वो था, एक इलेक्ट्रॉन था जो वापस अपने उसी पाथ पे आ रहा था, और बाकी सारे क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे। तो इन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने, कि कुछ तो यहाँ पे है ऐसा बीच में डेंस टाइप का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस आ रहे हैं। जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज को, वो जो डेंस पार्ट था, उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि हमारे जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किसने किया था, जे थॉमसन ने। उसके बाद आए नील बोहर। नील बोहर, जिसके मॉडल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, हमारी जो केमिस्ट्री है वो इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ये क्या कहते हैं, ये इन्होंने प्लेनेटरी मॉडल बताया नील बोहर ने। नील बोहर ने कहा कि हमारा बीच में एक सेंटर होता है, ठीक है, जो कि बहुत डेंस होता है, घना होता है, उसको इन्होंने न्यूक्लियस बोला। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो न्यूक्लियस है ये एक सन की तरह है। हमारे प्लेनेट, जो प्लेनेटरी मॉडल होता है, बीच में क्या होता है, सन होता है, वो सन की तरह है। उसके चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, उस ऑर्बिट में क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक फिक्स्ड उसमें वो मूव कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरह है, हमारे प्लैनेट्स की तरह है। इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह है, प्लैनेट्स की तरह है, जो सन की चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस वाज योर हिस्ट्री अबाउट द एटम्स। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक की। तो अभी मैंने बताया जैसे कि क्या था,
हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बोहर मॉडल के बारे में। हमारी जो केमिस्ट्री है, हमारे अभी जो डिस्कशन चलते हैं वो किसके ऊपर चलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ बोहर मॉडल के ऊपर चलता है। मैंने क्या बताया बेटा? जो हमारा सबसे बीच का हिस्सा होता है, जो सबसे घना, जो सबसे डेंस पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में बोलते हैं नाभिक। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यू N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल। ठीक है। तो इन्होंने कहा जो न्यूट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं? जीरो चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्या कहा इन्होंने? जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो किस किस चीज से बना होता है? प्रोटॉन से प्लस न्यूट्रॉन से। यहाँ तक समझ में आया? न्यूक्लियस किसका बना हुआ है? प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? जीरो चार्ज। ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसके बाहर क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है? ऑर्बिट्स हैं। राइट। इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे क्या मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आप गोले गोले देख रहे हैं, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक फिगर दी गई है जिसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। और बाहर कितने हैं? कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे याद रखिएगा, एक आइडियल सिनेरियो के अंदर यदि वो कोई एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, नहीं ले रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। किस केस में होंगे? वो इस केस में होंगे जब हमारे क्या है, वो कोई चार्ज ना तो दे रहे हैं और ना ही कोई चार्ज ले रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इसे याद रखिएगा। अब चलिए इसमें हम आगे और डिस्कस करते हैं। अब देखिए, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि उन्होंने जितने भी हमारे ऑर्बिट्स थे, जो शेल्स थे, उनको नाम दिया। क्या करा? नाम दिया। तो उन्होंने जो स्टार्ट करी वो किससे करी? के शेल से। किससे स्टार्ट करा? के शेल से। सो बेसिकली उन्होंने कहा कि ये जो पहला शेल होगा इसको हम क्या नाम देंगे? के। फिर उसके बाद जो दूसरा शेल होगा उसे हम नाम देंगे एल। उसके बाद एम। और सो ऑन, लाइक ऐसे वो करते चले गए, के, एल, एम एंड सो ऑन, जितना भी हमारा होगा। अब इस शेल को नाम देने का कारण क्या था? उन्होंने बोला हमारे जो शेल्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब इस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हम किससे डिटरमाइन करेंगे? n2n² फॉर्मूले से। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो शेल्स हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हमें किससे पता चलेगा? 2n² फॉर्मूला से। सो बेसिकली अगर हमारा केस शेल नंबर 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 2 1² इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारा जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एल क्या है? शेल नंबर 2। तो यहाँ पे अगेन हम 2 की स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो गया? 8। यानी कि जो सेकंड है उसमें क्या कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद एम की बात करेंगे तो कितने आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है। ये हमें बता रहा है कि हमारा किस शेल के अंदर हमारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक।
देखिए अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको जो हमने अभी जो हमने ये चीज पढ़ी है इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, सो वैलेंसी क्या होती है? देखिए मैं एक लेती हूँ सोडियम। ठीक है, सोडियम सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितने क्या होता है? 11। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है वैलेंसी, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। पहले शेल में 2 आ सकते हैं, तीसरे शेल में 8 आ सकते हैं, और सॉरी दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, और जो तीसरा शेल है उसमें 18 आ सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे पास बचे कितने? 1। तो ये क्या हो गया? 1। ठीक है, मैं एक क्लोरीन का भी एटम ले लेती हूँ। बेटा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 17। कितना होता है? 17। इसका भी करते हैं 2 8 7। ठीक है, तो देखिए अगर हमारा शेल के अंदर वो क्या कर रहा है, पूरे 8 के 8 हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, तो इसका मतलब हम उसे क्या कहेंगे कि वो वाला ऑक्टेट कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सोडियम है, सोडियम में जो लास्ट है, लास्ट एलिमेंट कितना है? 1। अकेला कौन सा है? 1। और क्लोरीन के केस में क्या है? 7। तो वैलेंसी क्या होती है? बेटा वैलेंसी होती है कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो जो एटम्स देते हैं या लेते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि अगर सोडियम को अपने आप को स्टेबल बनाना है, अगर उसे अपने लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी और को देना पड़ेगा। अगर सोडियम को अपने आप को स्टेबल बनाना है तो उसे क्या करना होगा? जो उसका लास्ट शेल है उसमें क्योंकि सिर्फ अकेला एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसे स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब देना ही क्यों पड़ेगा? लेना क्यों नहीं पड़ेगा? वो इसलिए बेटा क्योंकि क्या होता है कि जब हम देखिए क्या होगा, इसके लिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? वैलेंसी 1। अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूँ तो क्लोरीन में क्या है, आपके लास्ट शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको भी स्टेबल बनना है। याद रखिएगा हर एलिमेंट क्या बनना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी कब मिलती है उसे? जब उसके लास्ट शेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसे स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या कर सकता है कि ये आपका सोडियम से, क्योंकि सोडियम को तो अपना एक देना है, वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये क्या करेगा? ये क्लोरीन से एक आपका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कैसा आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। ठीक, तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हुई? इसकी वैलेंसी हुई 1। क्यों 1 हुई? क्योंकि इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी? ठीक है, जितना लेन देन होता है एटम्स के बीच में, जितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है वो क्या होती है? वैलेंसी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम बोलते हैं आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। जबकि क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। आउटर मोस्ट शेल में कितना था? 7 थे ना, तो 7। और वैलेंसी क्या होती है? जब दो एटम्स के बीच में लेन देन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, वही हमारी क्या होती है? वैलेंसी होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। याद रखिएगा जो एटम अपना चार्ज देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, उस पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
अब बात आती है कि हमें ये एटॉमिक नंबर वगैरह कहाँ से पता चलेगा। तो बेटा ये पूरा का पूरा हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होता है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल है। ये जो हमारे आपके ये होते हैं, सी दिस वन, दीज आर योर एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर आपको क्या करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। आपके सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये जो 20 आपके एलिमेंट्स हैं, इनको याद करना ही सफिशिएंट होगा, ठीक है। इन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर। कुछ चीजें भी याद रखिएगा बेटा। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि हमारे जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और प्रोटॉन हमारा कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। कब, जब उनके उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में कोई लेन देन नहीं हुआ हो, तब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है, ठीक है। एटॉमिक मास जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा पी और एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, हमारा आपका एटॉमिक मास, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का वेट होता है बेसिकली वही क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और जो उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन होते हैं वो हमारे क्या बताते हैं, एटॉमिक नंबर बताते हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट का यदि आपका क्या है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, करेक्ट। चलिए, हमेशा याद रखिएगा जब हमें किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उस एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हमारा क्या आता है, ए हमारा क्या बताता है, एटॉमिक मास। और नीचे क्या आता है हमारा, जेड, विच इज योर एटॉमिक नंबर। इसे जरूर 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 याद रखिएगा। अब आपका एग्जाम्स में क्या आता है, फॉर्मूला बनाने के लिए आता है। अब हम सीखते हैं कि हमें फॉर्मूला कैसे बनाना होता है। देखिए, मैंने अब यहाँ पे दो एलिमेंट लिए, ठीक है। एक लिया हमने मैग्नीशियम, एक हमने लिया क्लोरीन। क्या लिया, मैग्नीशियम, एक लिया हमने क्लोरीन। देखिए, अब मैग्नीशियम का हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमारा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, ठीक। तो मैंने जब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो मेरे पास क्या आया, 2 8 2, ठीक है। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हुई, 2। अब क्या हुआ, क्लोरीन आया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो हमारे पास क्या आया, 2 8 7। जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो हमारे पास क्या आया, 2 8 7। तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। 1 क्यों हुई, मैंने अभी बताया था कि जितने एटम्स का उसे लेन देन करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स का उसे लेन देन करना होता है, वही हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे लास्ट में नंबर्स आए, यानी कि जो हमारी वैलेंसी आई, वो हम क्या करेंगे, इनके नीचे लिख देंगे। मैग्नीशियम की कितनी है, 2, क्लोरीन की कितनी है, 1। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। लाइक मैग्नीशियम की 1 तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरीन की क्यों, 2। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, MgCl2। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑक्टेट स्टेबल कैसे हो, बेटा इसका क्या मतलब होता है, एक बार समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीशियम के पास कितना है, 2, ठीक है। और क्लोरीन को कितना चाहिए, 1। तो ये क्या करेगा, जो मैग्नीशियम है, ठीक, मैग्नीशियम क्या करेगा, क्लोरीन के 2 एटम के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा, ठीक। एक वो इस वाले क्लोरीन को दे देगा और एक वो इस वाले क्लोरीन को दे देगा और अपना कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है एक आयन है X+3। तो मैंने अभी बताया था, जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इज ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंट एक्स, हमें क्या दे रखा है, एक एलिमेंट एक्स है, एटॉमिक मास 27, एटॉमिक नंबर 13, ये हमें दे रखा है। हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बताने हैं X+3 में।
अब देखिए, आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किसके केस में, एक्स के केस में। यदि मुझसे पूछा गया था कि हमारा जो एलिमेंट एक्स है, ठीक है, इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो उस केस में क्या होगा। हमने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक, और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने होंगे, बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए, एटॉमिक नंबर के बराबर। एक हमने कहा था जब इसके ऊपर कोई आयन नहीं होगा, जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि ना तो ये ले रहा है ना ये दे रहा है, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 13। और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन कितना होता है, P+N, ठीक है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू P+N। एटॉमिक मास कितना है 27, P कितना है 13, N, तो N इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन किसके केस में, जब ना तो कोई चार्ज ले रहा है ना कोई चार्ज दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, X+3 का, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये चार्ज दे रहा है, यानी कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो दे रहा है। तो दे रहा है का मतलब क्या हुआ, क्या होगा, देखिए प्रोटॉन्स, हमारा प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर रहेगा, एटॉमिक नंबर के बराबर रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होता। तो प्रोटॉन कितने रहेंगे 13, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम इसकी बात करते हैं, ऑक्टेट रूल की बात करते हैं, तो जो लेन देन होता है वो सिर्फ किसका होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का लेन देन नहीं होता। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो जब उसने क्या करा, जब अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कितने दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास कितने बचे बेटा, 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 10, और न्यूट्रॉन्स क्या कितने बचे, 14। अभी हमने बात की थी कि जब कभी भी कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स लेता है या देता है तो चेंज किस में आता है, इलेक्ट्रॉन्स में आता है। वो किसका लेन देन करता है, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करता है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का लेन देन नहीं करता, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और हम इसको नहीं हिला सकते, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट X, Y एंड Z आर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 3 एलिमेंट्स का, X, Y, Z का। तो इन्होंने पूछा है कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो देखिए एक चीज समझिए कि ये क्या है, एक्स का कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है 2, 4। अब देखिए लास्ट शेल में 4 होने की वजह से क्या हुआ, हमें पता है लास्ट शेल में स्टेबिलिटी आने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए, क्या चाहिए 8। अब क्योंकि यहाँ ये मिड नंबर हो गया 4, अब ये 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है, ठीक है। तो इसका एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन क्या आ जाता है कि ये हमारा 4 में ही स्टेबल अपना हो जाता है, ना तो ये 4 देता है ना ये 4 लेता है। इस वजह से क्या होता है, ये हमारा आपका आउट हो जाता है कंपाउंड केस में, इसका कंपाउंड नहीं बन पाता। लेकिन अगर मैं y और z की बात करूं तो अब आप देख रहे हैं x, एक्स जो वाई है, वाई के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ठीक है, और जेड के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी वैलेंसी कितनी है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, 1। यानी कि इन दोनों को क्या चाहिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसे तो एक चाहिए, इसे, और इसे क्या चाहिए, इसे एक देना है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वाई जेड, ठीक है। y को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, और z को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना है 1। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड y z। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13। ए का एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है 13, बी का एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है
17। ठीक है, हमें बताना है ए और बी का क्या कंपाउंड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं, 8 आते हैं, और थर्ड में कितने आते हैं आपके, वैसे तो आपके 19 आ सकते हैं, बट क्या है यहाँ पे कितने बचे, 3। ठीक, अब हम इसकी बात करेंगे, इसमें क्या है 2, 8, 7। ठीक है, कितने हुए, 7। तो बेटा अब इनकी क्या निकाल दीजिए, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि कितने इनको एलिमेंट्स का लेन देन करना है। तो बेटा वैलेंसी क्या है, ए की वैलेंसी क्या है, 3, और बी की वैलेंसी क्या है, 1। क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1, और इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, 3 दे देगा। ठीक, तो अब हम लिख देते हैं ए बी, इसको कितना है 3, और इसको कितना है, बी को 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्या आएगा, ए बी 3। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखिए अब आप सोच रहे होते ना कि हमें एटॉमिक नंबर याद करने की क्यों जरूरत है। आपके देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में, इन्होंने पूछा है नाइट्रोजन का हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीजिए। अब आपको इसके लिए एटॉमिक नंबर जो है नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। सो बेटा जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। और मैंने आपको बताया है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, उसके बाद कितने आते हैं, 8, लेकिन हमारे पास बचे कितने, 5। सो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 and 5। सो दिस इज योर ऑल टॉपिक। आपके जो क्वेश्चंस हैं आपके इसी तरीके के सीटेट के एग्जाम में आ रहे हैं। सो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आप एग्जाम में इजीली क्लियर कर लेंगे इस वाले टॉपिक को। नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, और अगर फिर भी कोई टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।